Hey, hello everyone and welcome back to my channel named Learning to Learn. So yes, today we are going to do a lot of stuff. यही वीडियोस मैंने इंग्लिश में अपलोड किए हैं, ये हिंदी में वीडियोस हैं. सो एक टॉपिक हम कर चुके हैं. दिस वुड बी द सेकंड टॉपिक, सेकंड सीरीज फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड. अभी तक हमने क्या किया है, मैं आपको एक छोटा सा उसका ग्लिम्स दे देती हूँ. वी कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर चार्ट. ये जो चार्ट आपको दिख रहा है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम इसके जो नेक्स्ट वाला चार्ट होगा, डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग और प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, इस पर आज हमारा मेन फोकस रहेगा. बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक चीज़ है कि मैंने यही टॉपिक इंग्लिश में करवा रखे हैं. अगर आपको इंग्लिश में टॉपिक देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको इंग्लिश में टीचिंग एप्टीट्यूड रिवीजन 1, 2, 3 तीनों वीडियोस मिल जाएंगे. तीनों वीडियोस का ड्यूरेशन 15 से 18 मिनट के बीच में है और तीनों वीडियोस में आप कुछ ना कुछ टॉपिक कंप्लीट करेंगे. एज वेल एज यही नोट्स आपको इमेज के फॉर्मेट में मिल सकते हैं. आपको सिर्फ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है. टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. ये मेरा चैनल है. अगर आपने चैनल को नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू कीजिए. दैट विल हेल्प यू टू नो मैं किस तरह का कंटेंट लेकर आती हूँ. आई रियली टीच फॉर आई एक्चुअली टीच फॉर 12th 11th BBA, BCom, MCom, commerce examinations, and I'm really interested in theoretical aspects. Okay, now ये मेरा लिंक्डइन है प्रोफाइल. आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं. दिस इज माई ट्विटर अकाउंट, माई इंस्टाग्राम, Facebook page as well as Unacademy page. I'm a verified educator on Unacademy, so आप मुझे Unacademy पे फॉलो कर सकते हैं. एंड Unacademy पे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं फ्री में, प्लस में, सो यू कैन अटेंड एनी ऑफ दीज. अगर आप स्पेशल क्लासेस अटेंड करते हैं, दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दैट यू कैन अटेंड. सो मेक श्योर यू डू अटेंड दोज क्लासेस. एंड ऑलरेडी हमारा रिवीजन चल रहा है फॉर पेपर 1. सो 18 घंटे में हम पेपर 1 का रिवीजन करेंगे, स्पेशली टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन, पीपल एनवायरनमेंट, ICT एंड कम्युनिकेशन, एज वेल एज वी हैव अ बैच कोर्स राइट नाउ गोइंग ऑन विद तलवीर सर एंड मधुसूदन सर एंड मी, जहाँ पर तलवीर सर पेपर 1 को रिवाइज करवाएंगे एंड मधुसूदन सर और मैं मिलके आपका पेपर 2 कॉमर्स कंप्लीट करवाएंगे. सो आई होप यू गॉट द आइडिया व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. नाउ अब हम ट्राई करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक. दैट वुड बी दिस पर्टिकुलर थिंग कॉल्ड डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग. ओके, अब प्लीज़ ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे. आप प्लीज़ इसे डाउनलोड कर लीजिएगा या अपने हाथ से लिख लीजिएगा. इससे क्या होता है, आपका उस टॉपिक पे ग्रिप बना रहता है. आपको एग्जैक्टली पता रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आ रही है, एक्सेट्रा. सो मेक श्योर आप पहले वो कीजिए. दूसरी बात, अगर आप इसको नोट डाउन नहीं करना चाहते तो टेलीग्राम से डाउनलोड ज़रूर करके रखिए. फाइन. एज वेल एज ये वीडियोस उन बच्चों के साथ शेयर कीजिए जिनको एक्चुअली इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. मैं इसको जूम कर रही हूँ, आप पूरा नोट्स टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं. ठीक है, और मेरा जो वीडियो होगा मैं शिफ्ट करती जाऊँगी अकॉर्डिंग टू दैट कि आपको प्रॉपरली सब कुछ दिखे. ठीक है ना. लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग. लेवल्स मतलब यू कैन से लेयर्स होते हैं. ठीक है, टीचिंग में तो टीचिंग में लेयर 1 होता है, सेकंड होता है, इस तरह आगे बढ़ते रहते हैं. सो डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग में सबसे पहला लेवल है मेमोरी लेवल. मेमोरी लेवल के बाद होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल. अंडरस्टैंडिंग लेवल के बाद आएगा रिफ्लेक्टिव लेवल. अब ये तीनों लेवल है क्या. अब सपोज याद कीजिए आप जब नर्सरी में थे, ठीक है, या फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे, तो आपको क्या पढ़ाया जाता था. आपको ABCD पढ़ाई जाती थी, आ ई ई पढ़ाया जाता था, आपको अक्षर पढ़ाए जाते थे, 1 2 3 4 1 2 3 4 ये सब. क्यों? क्योंकि अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता तो आगे जाके आप सेंटेंस फॉर्म कैसे करोगे, आगे जाके आप मैथ्स कैसे सॉल्व करोगे. करेक्ट. सो इन द सेम मैनर यहाँ पर डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग में सबसे पहले मेमोरी लेवल होता है. मेमोरी लेवल सबसे बेसिक लेवल होता है. यहाँ पे बच्चों से काफ़ी सारे कंसेप्ट को रट्टा लगवाया जाता है ताकि बच्चे वो चीज़ याद रखें अपने लाइफ टाइम तक, और उसके बेसिस पे नई 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 टीचिंग्स आती है. ठीक है. अब
मेमोरी लेवल किसने दिया था ये जानना बहुत ज़रूरी है। हर्बर्ट सर ने मेमोरी लेवल दिया था, मतलब हर्बर्ट सर जो ऑथर थे उन्होंने ज़्यादातर मेमोरी लेवल पे काम किया है। मेमोरी लेवल के बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल हम कब यूज़ करते हैं, जब मेमोरी लेवल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, बच्चा अ ई समझ लेता है, अ से ज्ञ तक उसको पता चल जाता है, उसको मात्राएँ आ जाती हैं, उसको A to Z आ जाता है, छोटे छोटे वर्ड्स बनाने आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, अंडरस्टैंडिंग लेवल। सो याद रखिएगा कि मेमोरी लेवल कंप्लीट होने के बाद आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल ही स्टार्ट करना है। अंडरस्टैंडिंग लेवल स्टार्ट होने के बाद या कंप्लीट होने के बाद आप रिफ्लेक्टिव लेवल पे जाओगे। जैसे हर्बर्ट सर ने मेमोरी लेवल पे सबसे ज़्यादा काम किया है, वैसे ही मॉरिसन सर ने अंडरस्टैंडिंग लेवल पे सबसे ज़्यादा काम किया है, और रिफ्लेक्टिव लेवल पे हंट सर ने सबसे ज़्यादा काम किया है। तो मेमोरी लेवल में क्या हो गया, मेमोरी लेवल में हम बच्चे को रट्टा लगवाते हैं, उसको सारी चीज़ें याद करवाते हैं, उसको रिविजन देते हैं बार बार, ताकि वो चीज़ कोई भूले ना। वेयर एज अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम मेमोरी लेवल के टॉपिक्स उठा के उसको बेस बनाते हैं, और अब वो बच्चा लॉजिक लगाना शुरू करता है, तर्क लगाना शुरू करता है, रीजंस पता करता है, पूछता है क्वेश्चंस, ठीक है। और जैसे आप रिफ्लेक्टिव लेवल पे चले जाओगे, मेमोरी अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका जा सकता है फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड तक, राइट। अब याद करिए 5th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड तक भले ही उस टाइम पे आपका दिमाग विकसित हो गया हो, आपने अपनी टीचर से क्वेश्चंस करने चालू कर दिए हो, बट अल्टीमेटली आपकी टीचर ही डिसाइड करती थी कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, कौन से बुक से पढ़ना चाहिए, राइट। थोड़ा आपका भी उसमें कंट्रीब्यूशन होता था, बट जैसे ही हम लोग रिफ्लेक्टिव लेवल में चले जाएंगे ना, यहाँ पर मेन रोल होगा या प्राइमरी रोल होगा स्टूडेंट का। जैसे आप पीएचडी के लिए एडमिशन ले रहे हो, अब एक स्टूडेंट रेस्पॉन्सिबल है पीएचडी के एडमिशन के लिए, एक स्टूडेंट रेस्पॉन्सिबल है पीएचडी के ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन के लिए, उसका डेटा इकट्ठा करने के लिए, सारी प्रक्रिया के लिए। एज अ टीचर या एज अ गाइड, वो गाइड या वो टीचर एक सेकेंडरी पोजीशन ले लेगा, वो सिर्फ गाइड करेगा, बाकी सारा प्राइमरी काम यहाँ किसका हो जाएगा, स्टूडेंट का हो जाएगा। तो याद रखिएगा मेमोरी लेवल में जो रोल था टीचर का वो एंटायरली चेंज हो जाएगा रिफ्लेक्टिव लेवल में। मेमोरी लेवल में प्राइमरी रोल टीचर का होता है, जबकि रिफ्लेक्टिव लेवल में प्राइमरी रोल स्टूडेंट का होता है। मेमोरी लेवल में सेकेंडरी रोल स्टूडेंट का होता है, स्टूडेंट सिर्फ सुनता है टीचर क्या बोल रही है और समझने की कोशिश करता है, बट रिफ्लेक्टिव लेवल पे आते आते स्टूडेंट जो होता है वो प्राइमरी लेवल पे चला जाता है, वही सारी चीजें डिसाइड करता है, वही सब कुछ फाइनलाइज करता है, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब मैं इसी को थोड़ा सा और डिटेल में बता देती हूँ। मेमोरी लेवल के मेन प्रोमिनेंट या मेन जो ऑथर थे वो है हर्बर्ट सर, अंडरस्टैंडिंग के मॉरिसन सर और रिफ्लेक्टिव के हंट सर। तो ये याद रखिएगा, इसमें मैच द फॉलोइंग के बहुत सारे क्वेश्चंस आए या एग्जैक्टली ऑथर्स के नाम पूछे हैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद इनिशियल स्टेजेस, जो मेमोरी लेवल है वो इनिशियल स्टेजेस मतलब बच्चे के जब विकसित ईयर्स होते हैं या जब वो बच्चा बहुत छोटा होता है तब जो पढ़ाई होती है उसे हम मेमोरी लेवल कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल डन ओनली आफ्टर मेमोरी लेवल, मेमोरी लेवल कंप्लीट होने के बाद ही अंडरस्टैंडिंग लेवल आएगा। और रिफ्लेक्टिव लेवल, मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल दोनों कंप्लीट होने के बाद ही रिफ्लेक्टिव लेवल आएगा। अब मेमोरी लेवल इंक्लूड्स मेमोराइजिंग अल्फाबेट्स। यस, यहाँ पर हम बच्चे को याद करवाते हैं अल्फाबेट्स, वर्ड्स, लेटर्स, नंबर्स एक्सेट्रा। अंडरस्टैंडिंग लेवल इसमें एक बच्चा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, तर्क लगाने की कोशिश करता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, वो सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करता है, वो व्याकरण को समझने की कोशिश करता है। जबकि अगर आप रिफ्लेक्टिव लेवल में जाएंगे तो रिफ्लेक्टिव लेवल में प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग होती है। यहाँ पर बच्चा एक प्रॉब्लम लेके चलता है और उसी का सोल्यूशन ढूंढने लगता है। सो दीज वर द 3 डिफरेंट थिंग्स एंड आई होप आपको ये समझ में आया हो। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक था। अब जब हमारा लेवल्स ऑफ टीचिंग हो चुका है तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट और प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है ना, याद रखिएगा यहाँ पर हम जब प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बात नहीं कर रहे हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बहुत ही ज़्यादा रिजिड नेचर की होती है। रिजिड मतलब आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते, वो रूल्स की तरह काम करती है। साइंस के रूल्स आप नहीं तोड़ पाएंगे, करेक्ट। इन द सेम वे जब टीचिंग की बात करते हैं तो टीचिंग में जो प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं ये रूल्स नहीं है,
ये सजेस्टिव मेजर्स हैं कि अगर ये फॉलो करोगे तो बेटर रहेगा, नहीं फॉलो करोगे तो ऐसा नहीं कि आपने कोई रूल तोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। तो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इज यू कैन से अ बिट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल यू कैन से प्रिंसिपल्स। जो नॉर्मल प्रिंसिपल्स होते हैं उससे हल्का सा अलग है, ये गाइडेंस के तौर पे काम करता है और अगर आपको इसको फॉलो करना है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं फॉलो करोगे तो कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। अब इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू टू थिंग्स, दैट इज जनरल प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल्स मतलब सामान्य प्रिंसिपल्स जो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। मैं एज अ टीचर के लिए एप्लीकेबल होगा, आप कल को एक टीचर बने एप्लीकेबल होगा, सभी टीचर्स के लिए एप्लीकेबल होगा। जबकि स्पेसिफिक या साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स कुछ कुछ के लिए ही एप्लीकेबल होगा। अब वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जनरल प्रिंसिपल्स में आपके आएंगे मोटिवेशन, आपको बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए। मोटिवेट मतलब प्रोत्साहित करना चाहिए। जब भी वो कोई सही काम करता है उसको बताना चाहिए कि हाँ आप सही काम कर रहे हो। जब भी उसको ऐसा लगे कि वो कहीं खो रहा है या वो उसको समझ नहीं आ रहा या उसको टेंशन हो रही है तो आपको उसको मदद करनी चाहिए। तो ये टीचर का एक कर्तव्य होता है। फिर एक्टिविटी का यहाँ मतलब है प्रैक्टिस, कि उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएं ताकि उस टॉपिक में वो महारत हासिल कर पाए, उसे एग्जैक्टली समझ में आए कि अगर क्वेश्चन घुमा के भी पूछा है तो मुझे कैसे सॉल्व करना है, अगर उल्टी तरीके से पूछा है तो भी मैं कैसे सॉल्व कर पाऊंगा। तो एक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर टीचर। टीचर जितना ज़्यादा क्वेश्चंस देगी बच्चे को प्रैक्टिस करने के लिए, स्पेशली मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में, तो बच्चे का बहुत अच्छी पकड़ बैठ जाएगी उस पर्टिकुलर विषय पे, ठीक है। इंटरेस्ट, यस, टीचर को जगाना चाहिए इंटरेस्ट एक स्टूडेंट के मन में ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अगर आप बहुत मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान दोगे तो शायद बच्चे को कुछ ना समझ में आए या बच्चा इंटरेस्ट भी ना ले। अब अगर आपको चाहिए कि बच्चा इंटरेस्ट ले तो आप क्या करोगे, उसी से रिलेटेड लाइफ एग्जांपल्स ला सकते हो, थोड़े टीचिंग एड्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हो जिससे बच्चे को ज़्यादा समझ में आए और बच्चा उसे और जानना चाहे। तो आपको उत्सुकता जगानी चाहिए, इंटरेस्ट जगाना चाहिए उस टॉपिक में बच्चे का। द नेक्स्ट इज लिंकिंग विद लाइफ, यस, अगर आप कोई भी टॉपिक या कोई भी विषय बच्चे को उसकी लाइफ के साथ जोड़ पाए तो वो उसे लॉन्ग टाइम तक याद रखेगा, उसे समझ में भी आएगा कि हाँ जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरी लाइफ में कभी ना कभी काम आएगा, वो कभी ना कभी मैंने पढ़ा है, वो कभी ना कभी आई एम गोइंग टू यूज इट। तो बच्चा बहुत टाइम तक वो चीज़ याद रख पाएगा, उसे लॉजिक समझ में आएगा चीज़ों का। तो यस, आपको उतने एग्जाम्पल्स लेने चाहिए या उतनी सारी चीज़ें बच्चे को समझानी चाहिए जो पॉसिबल हो, ओके, और जो लाइफ के साथ आप लिंक कर पाओ। डेफिनाइट एम, यस, एक टीचर का डेफिनाइट एम होता है पढ़ाने का। जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मेरा एक डेफिनाइट एम है कि एटलीस्ट जो भी एनटीए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका रिविजन फटाफट हो जाए, उनको दिक्कत ना आए, कोई भी टॉपिक में उनको डिटेल एनालिसिस मिल जाए कि इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, वो कोई पॉइंट मिस ना करें। वैसे ही हर एक टीचर का अपना ऑब्जेक्टिव होता है टू टीच, तो हर एक टीचर का एक डेफिनेट एम होना चाहिए ताकि बच्चे को समझ में आए। और याद रखना, एग्जाम में अगर बाई चांस पूछा जाए व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग और अल्टीमेट एम ऑफ टीचिंग, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, मतलब एक पर्सन के व्यवहार में चेंज लाना, व्यवहार को हल्का सा बदलना, अच्छे के लिए बदलना, वो एक टीचर का काम होता है, वो एक टीचर का मेन रोल होता है, ये आप याद रखिएगा ना। रिकग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यस, अब हो सकता है बच्चा कुछ और समझता हो, बच्चे की कुछ लाइफ और हो, आप कुछ और समझते हो, आपकी कोई लाइफ और हो, यस, उस टाइम पे मतभेद भी हो सकते हैं। बच्चा आपसे कुछ और यू कैन से एक्सपेक्ट करेगा, बच्चे की अपनी ओपिनियंस होंगी, राइट। आप अपनी ओपिनियन बच्चों पे नहीं थोप सकते, अपना रवैया बच्चों पे नहीं थोप सकते। हर इंसान का अपना रवैया, अपनी सोच, अपना चीज़ें देखने का नज़रिया होता है, राइट। अगर आपका नज़रिया और आपके स्टूडेंट का नज़रिया अलग अलग भी है तब भी आपको यह समझना ज़रूरी है कि वो आपका स्टूडेंट है, आप यहाँ किसी से दुश्मनी निकालने नहीं बैठे, करेक्ट। वो ध्यान में रखते हुए भी आपको पढ़ाई करवानी है, आपको बच्चे को समझाना है, आपको बच्चे को सही दिशा में लेके जाना है, ठीक है ना। सिलेक्शन ऑफ व्हाट, हम यहाँ क्या सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप पॉइंट नंबर देखोगे 7, 8, 9 और 10, हम सिलेक्शन कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं और रिविजन कर रहे हैं। किसका? कंटेंट का। जैसे मैंने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया ताकि आपको पढ़ा सकूं, मैंने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया ताकि आप लोगों को पढ़ा सकूं, सो दैट इज सिलेक्शन। मैंने मीडिया सेलेक्ट किया, मैंने मटेरियल सेलेक्ट किया, मैंने नोट्स बनाए, फाइन। अब
प्लानिंग, मैंने कैसे प्लान किया ये क्लास, करेक्ट। तो ये सारी चीजें कंटेंट से रिलेटेड है, सिलेबस से रिलेटेड है, मेथड से रिलेटेड है, जो टीचर जो कुछ भी करेगी पढ़ाने के लिए उन सब से रिलेटेड है। सो सिलेक्शन, प्लानिंग, डिवीजन, डिवीजन मतलब डिवाइड कर देना। जैसे मैंने सारे एंटायर सिलेबस को पहले यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, फिर यूनिट्स को मेजर मेजर टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया, और अब मैं एक एक टॉपिक लेके चल रही हूं ताकि इजीली आप लोगों को समझा सकूं, करेक्ट। प्लानिंग, यस, प्लानिंग तो की मैंने, डिवीजन भी किया। रिवीजन, बार बार रिवाइज करना भी एक इंपॉर्टेंट एक्ट है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। तो यस, टीचर का ये भी कर्तव्य बनता है कि वो रिवाइज करवाए। नाउ डेमोक्रेटिक डीलिंग, यस, कभी कभार आपको एक डिप्लोमेटिक आंसर देना पड़ता है, बिकॉज ना आप सच बोल पाते हैं ना आप झूठ बोल पाते हैं। तो कई बार आपको बच्चों से डिप्लोमेटिकली डील करना पड़ता है। जैसे अगर सपोज क्लास में यूपीएससी के एग्जाम ले लेती हूँ मैं, सपोज यूपीएससी का एग्जाम होने वाला है, सारे बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अगर आप ये बोलोगे कि भाई आप में से ही कोई यूपीएससी बनेगा, राइट, अब आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि एक ही बनेगा बाकी सब तो फेल हो जाएंगे। यू कैन नॉट डिमोटिवेट देम। हाँ, ये सच है कि भाई यूपीएससी में सब लोग पास नहीं होते, बहुत कम लोग पास होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी बोल सकती हूँ मैं कि भाई तुम लोग क्यों पढ़ रहे हो, तुम लोग तो फेल ही होने वाले हो, एक ही बंदा पास होने वाला है। नहीं, कभी कभार आपको डिप्लोमेटिक भी बनना पड़ता है, आपको बच्चे पे विश्वास रखना पड़ता है, आपको आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज क्रिएशन एंड रिक्रिएशन। अब कोई भी कंटेंट आप क्रिएट करोगे, रिक्रिएट करोगे, ऐसा नहीं है मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड पे पहले वीडियोस नहीं बनाए, बट ये अपडेटेड वीडियोस है। तो जैसे जैसे चेंज आता जाएगा मैं भी अपडेट होती जाऊंगी, आपको भी अपडेट करूंगी। सो ये क्या है, क्रिएशन और रिक्रिएशन। सेम कंटेंट को, सेम मटेरियल को क्रिएट करना, रिक्रिएट करना। जैसे ये सेम मटेरियल आपको केवीएस मदान सर की बुक में मिल जाएगा, हरप्रीत मैम की बुक में मिल जाएगा, बट मैंने फिर अपने आप से लिखा ना, राइट, मैंने वापस इसको रिक्रिएट किया। सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अ पार्ट ऑफ टीचर। नाउ स्पेसिफिक ये साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स पे चलते, सॉरी प्रिंसिपल्स पे चलते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना बेटा, बहुत ध्यान से देखोगे तो इसके ज्यादातर प्रिंसिपल्स जनरल प्रिंसिपल्स से ही लिए गए। लाइक मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट। फिर रिपीटेशन एंड एक्सरसाइजेस, दैट इज एक्टिविटी एंड रिविजन, पॉइंट नंबर 10। फिर रिक्रिएशन, दैट इज पॉइंट नंबर 12। सिंपैथी एंड कोऑपरेशन, ये नया है। सिंपैथी मतलब आपको बच्चे से सिंपैथाइज करना चाहिए, आपको बच्चे की हालत समझनी चाहिए और उसके हिसाब से बच्चे को कॉर्पोरेट करना चाहिए, उसको मदद करनी चाहिए, ठीक है। रीइंफोर्समेंट, यस, रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। रीइंफोर्समेंट क्या होता है, जैसे अगर सपोज बच्चे को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है, वो टॉप कर रहा है, वो क्लास में हर बार फर्स्ट रैंक लाता है, तो आप उसे शाबाशी दोगे, आप उसे कोई गिफ्ट दोगे, आप उसे स्टार्स दोगे, आप उसे वेरी गुड लिख के दोगे। उससे क्या होगा, वो प्रोत्साहित होगा कि अगली बार मैं ये काम वापस करूं। वेयर एज अगर बच्चा झूठ बोलता है, कोई गलत काम करता है, क्लास में किसी को मारता है, तो आप क्या करते हो, उसको पनिश करते हो, उसको डांटते हो, उसके ऊपर चिल्लाते हो। तो इससे उस बच्चे को पता चलता है कि नहीं, मैंने ये काम गलत किया है, अगली बार भी करूंगा तो मुझे डांटा जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें इसे चेंज करना होगा और यूज करना होगा। टीचर को रीइंफोर्समेंट यूज करना भी आना चाहिए। द नेक्स्ट इज रेमेडियल टीचिंग। यस, अगर कोई बच्चे ने कोई भी टॉपिक गलत तरीके से समझ लिया है तो उसको सही तरीके से समझाना टीचर का काम है। हो सकता है बच्चे ने एकदम वो टॉपिक गलत सेंस में ले लिया हो, नाउ आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको सही तरीके से समझाएं। इम्पार्ट ट्रेनिंग टू सेंसेस, यस, बच्चे के जो भी सेंसेस हैं, आंख, कान, नाक, मुंह, स्किन, वो इस तरह आपको ट्रेन करने चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन ले, वो पढ़ाई करे। जैसे एक बच्चा बैठा है, वो बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई भी आता है तो देखता है, नोटिफिकेशन आता है तो देखता है और ये सब करता रहता है। डोंट यू थिंक वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, राइट? उसको डिस्ट्रैक्शन से हटाना चाहिए। तो आपको उसको क्या बोलना चाहिए कि भाई सारे मोबाइल वगैरह बंद करो, कमरा बंद करो, किसी को आने मत दो, बैठ के पढ़ो। या आप ट्रेनिंग दे रहे हो ताकि उसको अपना टाइम, अपने सेंसेस ढंग से इस्तेमाल करने आए और वो अच्छे से पढ़ पाए। एनकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, यस, जो भी बच्चा क्रिएटिव होता है, वो अपनी तरीके से कोई पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहता है, तो आपको उसको प्रमोट करना चाहिए, आपको उसको आगे बढ़ने देना चाहिए। सो ये आज हमने सेकेंड लेक्चर किया ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। आई होप आपको ये समझ में आया हो। ये बहुत ही ईजी टॉपिक है एंड मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत हुई होगी, बट फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मुझे समझ में आए कि मैं सही वीडियोस बना रही हूँ। इससे मुझे एग्जैक्टली पता चलता है कि ऑडियंस को क्या चाहिए। सो दैट्स इट, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड, पढ़ाई कीजिए और कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज़ मुझसे पूछेगा। बाय एवरीवन।